क्या कभी रात के आसमान को देखकर सोचा है कि आखिर ये सब चल कैसे रहा है? आज हम एक बहुत ही बड़ी, एक कॉस्मिक जासूसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। ये कहानी है इंसानों की उस हजारों साल पुरानी खोज की, ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश। एक ऐसी कहानी जहां हर नई खोज हमें सच के और करीब लाती गई। शुरू शुरू में हमने साइंस से नहीं बल्कि कहानियों से यूनिवर्स को समझने की कोशिश की। आप सोचिए, हर पुरानी सभ्यता की अपनी अपनी कहानियां थीं। किसी को लगता था कि दुनिया एक बहुत बड़े कछुए की पीठ पर है, तो कोई मानता था कि इसे किसी बहुत ताकतवर देवता ने उठा रखा है। पर ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये असल में हमारी पहली सीरियस कोशिशें थीं ये समझने की कि इस बड़ी सी जगह में हम हैं कहाँ। और इन्हीं कोशिशों के बीच आई हमारी पहली बड़ी साइंटिफिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक मॉडल। मतलब ऐसा मॉडल जिसमें धरती ही सेंटर है। और सच कहें तो ये आइडिया बिल्कुल सही भी लगता था, है ना? आखिर हम रोज अपनी आंखों से सूरज, चांद, तारों को आसमान में घूमते हुए देखते हैं, तो जाहिर है यही लगेगा कि सब कुछ हमारे ही चक्कर काट रहा है। लेकिन इस सीधी सादी कहानी में एक प्रॉब्लम थी। एक ऐसा सुराग था जो इस पूरी थ्योरी पर सवाल उठा रहा था। देखिए, आसमान में ज्यादातर चीजें तो एक तय रास्ते पर चलती थीं, पर कुछ घुमक्कड़ तारे थे जिन्हें आज हम प्लैनेट्स कहते हैं। उनका बर्ताव बड़ा अजीब था। वो कभी कभी धीरे हो जाते, फिर रुकते, और अजीब बात है, पीछे की तरफ चलने लगते थे। अब सवाल ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए एक एस्ट्रोनॉमर थे, टॉलमी। उन्होंने एक बड़ा ही स्मार्ट लेकिन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड एक हल निकाला, एपिसाइकल्स। अब ये क्या था? जरा कल्पना कीजिए कि एक प्लैनेट एक छोटे से पहिए पर घूम रहा है, और वो छोटा पहिया खुद एक बड़े पहिए पर घूम रहा है जो धरती का चक्कर लगा रहा है। मतलब चक्कर के ऊपर चक्कर। ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स था, पर हाँ, इसने उन ग्रहों की अजीबोगरीब चाल को समझा दिया और धरती को सेंटर में बनाए रखा। और पता है, ये मॉडल कोई कुछ सालों तक नहीं चला। पूरे 1400 साल से भी ज्यादा समय तक यही ब्रह्मांड का नक्शा माना जाता रहा। ये वो थ्योरी थी जो लगभग हर सवाल का जवाब दे सकती थी, और इसने दुनिया पर पूरी तरह से राज किया। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपर्निकस एक ऐसा आइडिया लेकर आए जिसने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये आइडिया इतना, कह सकते हैं, विवादास्पद था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसे छपवाने की हिम्मत नहीं की। अब इन दोनों मॉडल्स में फर्क देखिए। एक तरफ है टॉलेमी का वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और दूसरी तरफ कोपर्निकस का बिल्कुल साफ और सरल आइडिया। उन्होंने कहा कि भाई, सेंटर में धरती नहीं, सूरज है। और बस इस एक छोटे से बदलाव से ग्रहों की वो जो अजीब सी पीछे जाने वाली चाल थी ना, वो बड़ी आसानी से समझ आ गई। वो असल में बस एक धोखा था, जो तब होता था जब हमारी धरती अपने ऑर्बिट में दूसरे प्लैनेट से आगे निकल जाती थी। कोपर्निकस ने खुद कहा था, सबके केंद्र में सूरज ही है। ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी में एक बदलाव नहीं था, नहीं, ये हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। अब इंसान ब्रह्मांड का सेंटर नहीं रहा था। कोपर्निकस के इस काम ने एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन की आग लगा दी। उनके बाद आए टाइको ब्राहे, जिन्होंने सालों तक बड़ी मेहनत से आसमान का नक्शा तैयार किया और उस वक्त का सबसे सटीक डेटा इकट्ठा किया। और फिर आए जोहान्स केपलर, जिन्होंने ब्राहे के उसी डेटा का इस्तेमाल करके इस पहेली का अगला और बहुत जरूरी हिस्सा ढूंढ निकाला। केपलर ने क्या खोजा? उन्होंने पता लगाया कि प्लैनेट्स एकदम गोल चक्कर नहीं काटते, बल्कि वो दीर्घवृत्त यानी थोड़े चपटे अंडे जैसे ऑर्बिट में घूमते हैं। अब ये सुनने में शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, पर इसका असर बहुत बड़ा था। पहली बार कोई थ्योरी आसमान में जो दिख रहा था उससे एकदम परफेक्ट मैच कर रही थी। कोपर्निकस का मॉडल अब सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये एक वर्किंग मॉडल बन चुका था। तो अब थ्योरी तो मजबूत हो रही थी, पर इसे एक फाइनल पक्के सबूत की जरूरत थी। और वो सबूत आया इटली से, एक नए क्रांतिकारी आविष्कार की मदद से, टेलीस्कोप यानी दूरबीन। साल था 1610। गैलीलियो गैलीली ने अपनी दूरबीन को जुपिटर की तरफ घुमाया और कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने देखा कि उस ग्रह के चारों ओर रोशनी की 4 छोटी छोटी बूंदें नाच रही थीं। ये जुपिटर के चांद थे, और जाहिर सी बात है, वो धरती का चक्कर तो बिल्कुल नहीं लगा रहे थे। ये पहला सीधा सबूत था कि आसमान में हर चीज धरती के चारों ओर नहीं घूमती। और गैलीलियो यही नहीं रुके, उन्होंने देखा कि वीनस ग्रह के भी हमारे चांद की तरह फेजेस होते हैं।
जो तभी हो सकता था जब वीनस सूरज का चक्कर लगा रहा हो। उन्होंने हमारे अपने चांद पर पहाड़ और गड्ढे भी देखे, जिससे ये साबित हो गया कि वो कोई एकदम चिकना परफेक्ट गोला नहीं है। उनकी एक एक खोज पुराने धरती केंद्रित मॉडल की नींव हिला रही थी। तो अब तक हमारे जासूसों को ये तो पता चल गया था कि क्या हो रहा है। प्लैनेट्स सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। पर अब भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सी अनदेखी ताकत है जो इन प्लैनेट्स को उनके रास्ते पर बनाए रखती है? आखिर किस चीज ने इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांध रखा है? और इस रहस्य का आखिरी टुकड़ा वो हमें मिला एक जीनियस अंग्रेज फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन से। उन्होंने ही उस फोर्स को खोजा जो पूरे यूनिवर्स को एक साथ थामे हुए है। 1687 में न्यूटन ने साइंस की दुनिया की सबसे जरूरी किताबों में से एक छापी और उसमें उन्होंने एक कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि जिस ताकत की वजह से एक सेब पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरता है, ठीक वही ताकत चांद को भी धरती के चारों ओर उसके ऑर्बिट में रखती है। उन्होंने इस ताकत को नाम दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण। यह एक अकेला खूबसूरत नियम था जो आसमान और जमीन दोनों जगह की हरकतों को समझा सकता था। यही वो अनदेखी शक्ति थी जो ग्रहों को उनके ऑर्बिट में रखती है और गैलेक्सीज को एक साथ बांधे रखती है। एक पल को तो लगा कि बस इस कॉस्मिक जासूसी कहानी का आखिरी चैप्टर लिखा जा चुका है। लेकिन साइंस की सबसे खूबसूरत बात यही है कि कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर जवाब अपने साथ कुछ नए सवाल लेकर आता है। न्यूटन की थियरी लगभग परफेक्ट थी, लगभग, लेकिन उसमें एक छोटी सी दरार थी। न्यूटन के नियम सोलर सिस्टम के लगभग हर प्लैनेट के ऑर्बिट को एकदम सही बता देते थे, सिवाय एक के, मर्क्यूरी यानी बुध। मर्क्यूरी के ऑर्बिट में एक बहुत ही छोटी सी पर लगातार दिखने वाली गड़बड़ थी, जिसे न्यूटन की फिजिक्स समझा नहीं पा रही थी। ये एक छोटा सा सुराग था जो एक बहुत बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहा था। एक ऐसा रहस्य जिसे 1 सदी बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सुलझाने वाले थे। और फिर जैसे जैसे हमारे टेलीस्कोप्स और भी पावरफुल होते गए, हमें एहसास हुआ कि ये यूनिवर्स तो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के अरबों तारों में से बस एक छोटा सा तारा है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 20वीं सदी में हमें पता चला कि हमारी गैलेक्सी भी अकेली नहीं है। इस ब्रह्मांड में खरबों और गैलेक्सीज हैं और हर एक में अरबों सितारे हैं। बस जहां तक नजर जाती है गैलेक्सीज ही गैलेक्सीज। तो कहाँ एक विशाल कछुए की पीठ पर टिकी दुनिया की कहानी और कहाँ खरबों गैलेक्सीज वाला ब्रह्मांड। हमारी इस जासूसी कहानी ने हमें एक बात तो सिखा दी है, जब भी हमें लगता है कि हमें जवाब मिल गया है, यूनिवर्स हमारे सामने एक और भी बड़ा रहस्य खोलकर रख देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज हम किन पहेलियों को सुलझाने की दहलीज पर खड़े हैं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये खोज आज भी जारी है।